बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईरान और अमेरिका के बीच में पाकिस्तान ने पीस डील करवा दी है, लेकिन जैसे ही ये डील हुई ग्लोबल मीडिया इसे यूनाइटेड स्टेट्स की हार और उसका घुटना टेकना बताने लगा। आखिर ऐसा क्यों है? साथ में जो यूनाइटेड स्टेट्स में ओपोजिशन है यानी कि डेमोक्रेट्स, वो भी इसे अमेरिका की शर्मनाक हार बता रहे हैं। I knew the deal was likely going to be bad. I knew the deal was likely going to be humiliating for the United States of America. But I didn't know it was going to be this humiliating. और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस डील को डिफेंड ही नहीं कर पा रहा है। क्यों? All we've done is lift the blockade in the Straits of Hormuz. We basically returned it to where it was before the conflict. Of course, countries don't give up the right of self-defense. The Iranians don't give up the right of self-defense. सवाल ये भी उठता है कि अमेरिका को दुनिया हारा हुआ क्यों मान रही है। उसके बड़े अहम रीजंस हैं, वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। इसराइलियों ने भी इसे तस्लीम कर लिया है कि ईरान इस जंग को जीत चुका है और इसराइल हार चुका है। इसराइल अपने वॉर गोल्स पूरे नहीं कर पाया है और यूनाइटेड स्टेट्स को इस जंग से कितना नुकसान हो गया था जो उसे जंग ही बंद करनी पड़ गई। इन सारी बातों को हम इस वीडियो में एक एक करके समझेंगे। ईरान की फौज ने अमेरिका के साथ चल रहे कॉन्फ्लिक्ट में जीत का ऐलान किया है और ये ईरान की अमेरिका और इसराइल के ऊपर उसकी पूरी हिस्ट्री की सबसे बड़ी जीत है। बहुत से लोग हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक ईरान की बर्बादी चाहते थे। वो कह रहे थे कि कुछ दिन की बात है, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स पूरी ताकत से ईरान के ऊपर हमला करके उसे इराक और अफगानिस्तान में बदल देगा। लेकिन आपको याद होगा, मैंने आपसे कहा था कि जंग नहीं होगी। यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच में या झड़प हो सकती है या चुटफुट लड़ाई, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के पास हिम्मत ही नहीं है कि वो ईरान के ऊपर अटैक करे, या इस वक्त जितना सामान, फौजी और रिसोर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स के पास मिडिल ईस्ट के अंदर प्रेजेंट हैं, उनसे ईरान के ऊपर अटैक नहीं किया जा सकता। और अगर वो हिम्मत जुटाए भी ईरान के ऊपर हमला करने के और सामान और फौजी मंगवाकर, तो भी उसका अल्टीमेट लॉस अमेरिका को ही होगा, क्योंकि ये ईरान की ज़मीन है। मिडिल ईस्ट में आखिर में ईरान ही जीतेगा। उनका सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, उनकी फौज और इस वक्त उनके पास ऐसे हथियार हैं कि जीत जंग में उन्हीं की होगी। बेशक उन्हें मिलिट्री लॉस ज़्यादा हो जाए, बेशक उनको सिविलियन लॉस ज़्यादा हो जाए, बेशक इनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाए, पर जीत ईरान की होनी थी। और यूनाइटेड स्टेट्स को अपना पैकअप करके जंग के बाद मिडिल ईस्ट से भागना पड़ता, हर एक देश से। और ये कैलकुलेशन सिर्फ मैं नहीं कर सकता हूं, अमेरिकन भी कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने जंग की जगह पीस डील को चुना। अमेरिका के ईरान के साथ डील करने का मतलब ही ईरान की जीत है। कुछ लोग कहेंगे कैसी जीत? ईरान में इतने लोग मारे गए, $300 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, मिलिट्री लॉस हुआ है, उनकी टॉप टियर लीडरशिप खत्म हो गई है, उनके रहबर फॉर्मर ईरानियन सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामेनी शहीद हो गए हैं, फिर उनके मिनिस्टर्स से लेकर उनके सारे मिलिट्री लीडर्स तक मोस्टली जो टॉप पे बैठे थे वो सारे खत्म हो चुके हैं। तो फिर आखिर जीत कैसी? तो उस हिसाब से तो जीत अमेरिका की हुई है। ईरानियंस कहां जीते? तो एक बहुत छोटी सी टर्म होती है किसी भी जंग को शुरू करने से पहले, वॉर गोल्स, कि किसी देश के ऊपर इन्वेजन करने से पहले हम क्या चाहते थे, हम उनसे क्या करवाना चाहते थे, क्या हमें वो जंग के बाद हासिल हुआ है या नहीं। मिसाल के तौर पे जैसे किसी टेरिटरी को आज़ाद कराना, या किसी दूसरे मुल्क में किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर जुल्म हो रहा हो तो उस जुल्म से उसे आज़ाद कराना, अपने में मिला लेना, या फिर उन्हें उनके राइट्स वहीं पर दिलवा देना। या अगर कोई देश न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है और हमें उससे दिक्कत है, तो हम सबसे पहले उस कंट्री के ऊपर अटैक करेंगे, उस कंट्री में जाएंगे, उसके सारे न्यूक्लियर सेंटर्स को ख़त्म कर देंगे। अगर हमने ये कर लिया तो ही हमारी जीत मानी जाएगी। या फिर अगर हमें सामने वाली कंट्री की गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से कोई दिक्कत है, तो हम उस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को गिरा दें और उसके बाद किसी पिट्ठू सरकार को बैठा दें जो हमें सपोर्ट करती हो। या फिर उस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को हम सिर्फ गिरा दें और ये इंतज़ार करें कि वो लोग खुद एक कमज़ोर सरकार बना लें जिसके ऊपर हमारा दबाव बहुत ज़्यादा आसान हो, क्योंकि अब वो पहले की तरह ताकतवर नहीं बचे हैं। अगर हमला करने वाला देश वो कर ले जो वो चाहता था, बेशक उसका नुकसान ज़्यादा क्यों ना हुआ हो, बेशक उसके फौजी क्यों ना ज़्यादा मारे गए हों, और बेशक उसके मिलिट्री और सिविलियन कैजुअलिटीज़ ज़्यादा क्यों ना हो, उसकी जीत मानी जाएगी। सेम अगर सामने वाली साइड जिसके ऊपर हमला हो रहा है वो इन सारी चीज़ों को डिफेंड कर लेता है और आखिर में सिचुएशंस और कंडीशंस वही होती हैं जो जंग से पहले थी, मतलब हमलावर कुछ नहीं कर पाया, तो जीत
डिफेंड करने वाले की मानी जाएगी। जैसे पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि अमेरिका की अफगानिस्तान में हार हुई थी, तालिबान ने अमेरिका को धूल चढ़ाई थी, लेकिन उसमें भी बहुत से अकल के अंधे बोलते हैं कि कैसी जीत। अगर आप अफगानिस्तान में सिविलियन कैजुअलिटीज और तालिबान के जो फाइटर्स मारे गए थे सबको मिला लें तो आपको पता लगेगा कि 5 लाख से ज़्यादा अफगानी मारे गए थे। और अगर ऐसा हुआ था तो फिर जीत कैसी? जीत इसलिए क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के अफगानिस्तान में जो वॉर गोल्स थे वो पूरे नहीं हो पाए थे। यूनाइटेड स्टेट्स ने तालिबान की गवर्नमेंट को आकर गिराया और वहां टिकने का मकसद था कि वहां पर एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बनाया जाए जो यूनाइटेड स्टेट्स को बैक करता हो। और वो साथ में ये भी चाहते थे कि उनका एक परमानेंट मिलिट्री प्रेजेंस अफगानिस्तान में रहे, जिसके बाद वो पूरे साउथ एशिया को आराम से मॉनिटर कर पाएंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाई। तालिबान ने उनके साथ 20 साल स्ट्रगल किया। तालिबान ने उन्हें वहां से भागने पर मजबूर किया। 70% कंट्री पर जिस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स जा रहा था तालिबान का ही कंट्रोल था। सिर्फ सेंटर ऑफ द सिटी में अमेरिकन बैक्ड पिट्ठू गवर्नमेंट थी। और जैसे ही अमेरिकन तालिबान के साथ पीस डील करते हैं, अमेरिकन अपनी फौज लेकर भागते हैं, वैसे ही अफगानिस्तान में दोबारा से तालिबान कंट्रोल कर लेता है। इसका मतलब जीत किसकी हुई? तालिबान की। और ये सेम सिचुएशंस वियतनाम में हुई थी। यूनाइटेड स्टेट्स ने वहाँ भी 20 साल लड़ाई लड़ी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब ऐसा नहीं है कि मैं कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन वहाँ पर भी अमेरिकन ने मिलिट्री माइट में मार खाई है। और इन सबसे भी बड़ा एग्जाम्पल वर्ल्ड वॉर 2 है। अगर आप एक्सिस और एलाइज की वॉर देखेंगे तो एक्सिस के मुकाबले एलाइज 6-7 टाइम्स ज़्यादा मारे गए थे, लेकिन जंग जीता कौन? एलाइज जीते। क्या आप ऐसा बोल सकते हैं कि क्योंकि एलाइज के ज़्यादा लोग मारे गए थे इसलिए वो एक्सिस से जंग हार गए थे? ऐसा हो ही नहीं सकता। वो इसलिए क्योंकि अपने सारे वॉर गोल्स एलाइज ने पूरे किए थे, एक्सिस पूरे नहीं कर पाए, इसलिए आज एक्सिस पूरी तरह गायब हैं और एलाइज रूल कर रहे हैं। अमेरिका के ईरान में वॉर गोल्स क्या थे? सबसे पहला था डीन्यूक्लियराइजेशन। क्या ईरान मानेगा अपने सारे न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर सेंटर्स को खुद ख़त्म करेगा? मुझे नहीं लगता। दूसरा वॉर गोल क्या था कि जो करंट स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है ईरान के अंदर उसको ख़त्म कर दिया जाए, यानी खामेनेई का जो रूल है या अल्टीमेटली जो क्लैरिकल रूल है वो ख़त्म हो जाए। क्या ये ख़त्म होगा? नहीं होगा। क्या मोनार्किस्ट या फिर लिबरल्स को अमेरिका वहाँ पर बैठा पाएगा? नहीं बैठा पाएगा। और साथ में एक सवाल ये भी है कि क्या एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस ख़त्म हो गया है? यूनाइटेड स्टेट्स, हमास, हिजबुल्लाह और हूतीस को ख़त्म कर पाए? मुझे तो सारे उनकी जगह पर दिख रहे हैं। इसका मतलब ईरान इस कॉन्फ्लिक्ट को क्लियरली जीत चुका है। वैसे तो 14 पॉइंट्स की ये जो ईरान यूएस पीस डील है जिसको पाकिस्तान मीडिएट करा रहा है, इसके बारे में आपको मोस्टली बातें पता होंगी। मैं आपको डील को दोबारा नहीं बताऊंगा क्योंकि ये इंटरनेशनल मीडिया में बहुत डिस्कस हो रही है, हमारा लोकल मीडिया भी इसको कवर कर रहा है और आपको मालूम होगा कि आखिर डील में था क्या। हम यहां पर ये डिस्कस करेंगे कि आखिर कैसे ये डील ईरान को ज़्यादा फेवर कर रही है, अमेरिका को फेवर कर ही नहीं रही, और इसराइल को तो इस डील ने पूरी तरह साइड कर दिया है। अब डील में सबसे पहली चीज़ है कि ईरान और अमेरिका जंग को बंद कर रहे हैं और एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, और इसमें लेबनान को भी इंक्लूड किया जाएगा, यानी कि लेबनान में भी सीज फायर होगा। फिर इसराइल और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों में से कोई भी पार्टी लेबनान के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगी। यूनाइटेड स्टेट्स इसराइल को रोकेगा। अब इससे आपको क्या समझ में आया कि हिजबुल्लाह को ईरान ने अपनी इस डील में प्रोटेक्ट कर लिया है। वहाँ लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह प्रायोरिटी है ईरान के लिए, उसके एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंस के लिए। इसराइल ने क्या सोचा था कि अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर है हिजबुल्लाह के ऊपर, उनकी टॉप लीडरशिप ख़त्म हो चुकी है, उनके सारे मिलिट्री कमांडर्स ख़त्म हो चुके हैं, उनके ऊपर इंटरनल पॉलिटिकल प्रेशर है। जो सारे लेबनीज़ सियासतदान हैं, सारी लेबनीज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो हिजबुल्लाह के ऊपर दबाव बना रही क्योंकि वहाँ सिविलियंस मारे जा रहे हैं कि आप डिसआर्म हो जाओ। तो इसराइल ने सोचा कि ईरान और अमेरिका की लड़ाई चल रही है, मतलब ईरान इस वक्त हिजबुल्लाह की मदद नहीं कर पाएगा, हिजबुल्लाह अकेला है। साथ में हिजबुल्लाह के ऊपर इंटरनल पॉलिटिकल प्रेशर भी था क्योंकि इसराइल बार बार वहां पर सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। लोगों के मारे जाने की वजह से जो वहां के लोकल सियासतदान हैं, लोकल पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, वो सारी की सारी हिजबुल्लाह के खिलाफ हो गई और वो ये कहने लगी कि तुम्हारी वजह से यहां पर सिविलियंस मारे जा रहे हैं तो तुम डिसआर्म हो जाओ। फिर हिजबुल्लाह के वो लीडर्स ख़त्म हो चुके हैं जिनकी लेबनान की सियासत में अलग धमक थी, जो अगर एक बार बोलते तो फिर वो लोग कहीं पर भी अड़कर हिजबुल्लाह को प्रोटेक्ट कर सकते थे, कॉस्ट चाहे जो भी हो। इसराइल अच्छा मौका देख के इस फ्रैक्चर के जरिए हिजबुल्लाह को पूरा तोड़ना चाहता था, जिसके बाद नॉर्थ में उसका सबसे बड़ा सरदर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता। लेकिन ईरान ने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ डील में लेबनान को भी इंक्लूड कर लिया है। ये पहली चीज़ है जो ईरान को बहुत ज़्यादा फेवर कर रही है। फिर
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया जाएगा। ईरान बिना पैसे लिए कमर्शियल शिप्स को वहां से जाने देगा, लेकिन सिर्फ 60 दिन के लिए। उसके बाद ईरान और ओमान मिलकर ये डिसाइड करेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का फ्यूचर क्या होगा। यानी कि हो सकता है आने वाले टाइम पर वो उसके ऊपर कोई छोटी मोटी ड्यूटी लगा दें जिससे दोनों कंट्रीज कमाई कर पाएं। यानी वो भी चीज ईरान के हाथ में है और एक सरदर्द दिया गया है यूनाइटेड स्टेट्स को कि 60 डेज के बाद क्या होगा। अब अमेरिकन्स जो खुद को बहुत समझदार समझते हैं, ईरान ने बहुत चालाकी के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया। उसके बाद उसे प्लस पॉइंट और लेवरेज की तरह इस पूरी डील में यूज किया, टेबल पे रख के। We went to war for what? The idea of doing something in the Straits of Hormuz. The Straits were being used peacefully before our invasion, and now we have to negotiate they'll be used peacefully in the future. जब भी नेगोशिएशंस हुई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबसे बड़ा प्रेशर बना रहा यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर, और उसी की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स को बहुत जगह चुप रहना पड़ा, कंसेशंस करने पड़े। All we've done is lift the blockade in the Straits of Hormuz. We basically returned it to where it was before the conflict. अमेरिका को अगर डील ठीक से करनी होती तो उसको डिप्लोमेटिक प्रेशर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना था, या फिर जैसा अमेरिका कह रहा था कि ईरान पे हमला करेंगे, खर्ग आइलैंड पे कब्जा कर लेंगे, ईरान को डरा कर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाएंगे। अगर वो ऐसा कर लेते तो उनको ये डील इतनी ज्यादा भारी नहीं पड़ती। ईरान से अमेरिका ने इस डील में यह भी बोला है कि अब ईरान न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं करेगा। ईरान ने बोला ठीक है, ये बात तो ईरान पहले भी बोल रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के फ्रेमवर्क पे दोनों कंट्रीज काम करेंगी। ईरान तो वो काम पहले भी कर रहा था। अब सवाल ये उठता है कि जो अमेरिका ने सबसे बड़ा जंग के बीच में दावा ठोका था कि ईरान के वेपन और मिसाइल सिस्टम्स को भी यूनाइटेड स्टेट्स टारगेट करेगा और कोशिश करेगा कि वो कभी बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाएं, अब वो उसकी बात क्यों नहीं कर रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स के मीडिया ने ट्रंप से फेस टू फेस पूछ लिया ये सवाल। ट्रंप के पास जवाब तक नहीं था। No, I'm saying that if other countries have them, it's a little bit unfair for them not to have some. A ballistic missile is not the same thing as what we're talking about when we talk nuclear. But if Saudi Arabia and Qatar and they all have some, I would say in relative proportion, I think it's okay. That's what I mean. और एनरिच स्टॉक पाइल्स के लिए भी यही बात हुई है कि आगे दोनों कंट्रीज के बीच में इसको लेकर बातचीत होती रहेगी। वो तो पहले से भी हो रही थी। अमेरिका को इस पूरी डील से हासिल क्या हुआ है? अमेरिका को इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट से क्या हासिल हुआ है? कुछ भी नहीं। आपको लगता है कि ईरान अमेरिका के कहने से अपना न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम रोक देगा? वो उसको चलाता रहेगा और उस स्टेज तक लेकर जाएगा जहां पर वो 5-7 दिन में जरूरत पड़ने पर अपना न्यूक्लियर वेपन तैयार कर ले। अमेरिका अपनी फौज हटाएगा, जो उसने बगैर मतलब की सारी घेराबंदी कर रखी है मिडिल ईस्ट में, वो ख़त्म करेगा। साथ में यूनाइटेड स्टेट्स नए फौजी दस्ते भी मिडिल ईस्ट में नहीं भेज सकता, वो भी इस डील में शुमार किया गया है। ईरान अब पूरी दुनिया में अपना ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है बिना सैंक्शंस की फिक्र किए, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स जानबूझकर इस बात को नज़रअंदाज अभी करेगा। साथ में डील के अंदर यह भी है कि यूनाइटेड स्टेट्स अगर ये डील ठीक से चलती है तो सारे सैंक्शंस को हटाता रहेगा, स्पेशली ऑयल पर। उसके बाद धीरे धीरे करके ईरान के सारे सैंक्शंस को हटा दिया जाएगा। अब ये सारी बातें जानने के बाद आप फैसला करो कि इस जंग को जीता कौन है। यूनाइटेड स्टेट्स का ऑपोजिशन फैसला कर चुका है, यूनाइटेड स्टेट्स का मीडिया फैसला कर चुका है, विकिपीडिया अपडेट हो चुका है ईरानियन विक्ट्री के साथ। सब लोग ईरान की विक्ट्री को तस्लीम कर चुके हैं। लेकिन अगर आपको अभी भी लगता है कि कुछ सोचने की जरूरत है तो अपने आप को ज्यादा तकलीफ में मत डालो, इसराइलियों की सुन लो। इसराइली कह रहे हैं कि इस जंग को ईरान जीता है, उसने यूनाइटेड स्टेट्स को हरा दिया, उसने इसराइल को हरा दिया है। और इसराइल तो पूरी तरह किनारे से लगा दिया गया है। इस वक्त डील यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच में हो रही है, इसराइल से पूछा तक नहीं जा रहा। और इस जंग ने इसराइल को लेकर अमेरिकी मदद पर भी बहुत कुछ साफ कर दिया है। वो ये कि यूनाइटेड स्टेट्स की कुछ लिमिटेशंस हैं, वो एक हद तक ही इसराइल को सपोर्ट कर सकता है। ये एक्सिस की रिपोर्ट है। नेतन्याहू को ट्रंप ने गालियां दी हैं और फटकारा है क्योंकि अमेरिका ईरान के बनाए दलदल में फंसता हुआ जा रहा था। यूरोपियंस उसको निकालने के लिए मदद नहीं कर रहे थे और इसराइल उसे और भी ज़्यादा फंसाता जा रहा था। उसे इस बात की कोई फिक्र नहीं कि यूनाइटेड स्टेट्स को ये जंग कितनी महंगी पड़ती हुई जा रही है। What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal and in some ways very personally attacked the president of the United तो उसने इसराइल को इस डील से पूरी तरह साइड कर दिया। इसका मतलब ईरान ने इसराइल, यूनाइटेड स्टेट्स और इनके सारे बैकर्स को साथ में हरा दिया है। यूनाइटेड स्टेट्स का इस जंग में सिर्फ एक ही फायदा हुआ है, वो है उसकी ग्लोबल बेइज्जती। ईरान के साथ इस जंग में यूनाइटेड स्टेट्स के 108 दिनों में $113 बिलियन खत्म हो चुके हैं।
यूनाइटेड स्टेट्स ने दावा किया है कि इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट में उसके सिर्फ 15 सोल्जर्स मारे गए हैं और 581 सोल्जर्स घायल हैं। हम सब जानते हैं कि डेटा गलत है, क्योंकि ईरान ने यह दावा किया है कि उसने हंड्रेड्स ऑफ यूएस सोल्जर्स को मार गिराया है। उन्होंने कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं दी है, लेकिन सोल्जर्स ज़्यादा मारे गए हैं, हम सब जानते हैं। डेमोक्रेट्स ये क्लेम कर रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी को, यानी उनके पूरे 33 करोड़ की आबादी को $1 ट्रिलियन से ज़्यादा का लॉस हुआ है इस 108 दिन में। Let's talk about the cost of this war. American consumers are paying billions more in gas prices, and America's reputation around the world is shattered. This has been a humiliating 100 days for the United States. It does bear repeating that none of Donald Trump's objectives have been achieved, and they're not even close to being achieved. फिर हंड्रेड्स ऑफ बिलियन डॉलर्स इसराइल को दिए गए हैं ताकि वो अपनी इकोनॉमी संभाल सके, उसको बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार मिले हैं। इसके बाद भी उनको अभी बहुत पैसा इसराइल के ऊपर लगाना है, क्योंकि उसकी इकोनॉमी को उठाना है। सो कॉल्ड डेवलप्ड इकोनॉमी का टैग उसका बरकरार रखना है कि मिडिल ईस्ट में ये भी एक डेवलप्ड देश है। ये उसकी विंडो ड्रेसिंग करेंगे, पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, एक बार फिर से उसको एक मिलिट्री बेस की तरह खड़ा करेंगे ताकि बाकी सारे देशों के ऊपर ये डोमिनेंस बना सकें। अब यूनाइटेड स्टेट्स का जो नेशनल बजट है उसमें से 15% कर्जा उतारने में लगता है। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स की 10% पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे है। यूनाइटेड स्टेट्स में इस वक्त 8 लाख लोग बेघर हैं, उनके सर पे छत नहीं है। ये सारे लोग सड़क पर सोते हैं और इसमें 1.5 से 2 लाख तो बच्चे हैं। अब यूनाइटेड स्टेट्स पैसा खर्च क्या कर रहा है? इसराइल को दे रहा है ताकि वो मिलिट्री डोमिनेंस बना सके मिडिल ईस्ट में। यूनाइटेड स्टेट्स ईरान के साथ जंग करके $113 बिलियन का नुकसान कर रहा है। अमेरिकन टैक्स पेयर्स का पैसा हर उस जगह पे लग रहा है जहां पर नहीं लगना चाहिए। एक वक्त था जब यूनाइटेड स्टेट्स 2 रेपुटेशंस मेंटेन करके रखता था। एक तरफ वो जंग कर रहा है, दूसरी तरफ पूरी दुनिया उसकी सॉफ्ट पावर का भी लोहा मानती है। इस वक्त पूरी दुनिया यूनाइटेड स्टेट्स को एक विलन की तरह देखती है। इनकी सॉफ्ट पावर पूरी तरह खत्म हो चुकी है। यूनाइटेड स्टेट्स मॉरली अपने सारे एलाइज से दूर हो चुका है। कोई भी इनका साथ वैसे नहीं देता जैसा 20-25 साल पहले देता था। और इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रेटेजिकली, इकोनॉमिकली, मिलिट्रीली, किसी भी लहजे से आप देख लें, वो ताकत नहीं रखता है दुनिया में जो ताकत वो 20-25 साल पहले रखता था। यानी अमेरिकन टैक्स पेयर्स का पैसा अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन बर्बाद कर रहा है। आप किसी देश को सुपर पावर कब बोलते हो? एक तो तब जब उसकी ग्लोबल डोमिनेंस हो, वो समझ में आता है, वहां पर उसको खर्च करना पड़ेगा, लेकिन वो तो धीरे धीरे करके खत्म हो रही है। दूसरी तरफ जब आप उसको सुपर पावर कहोगे तो आपको यह भी देखना पड़ेगा कि क्या उस कंट्री के अंदर सारे के सारे लोगों के साथ इंसाफ हो रहा है। तो ये जो लोग हैं जो सड़कों पर फिर रहे हैं, जिनके पास घर नहीं है, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, जो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ही रहकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं, क्या यूनाइटेड स्टेट्स को वो पैसा जो वो बर्बाद कर रहा है वो इनके ऊपर नहीं लगाना चाहिए? मुझे पर्सनली लगता है कि जेडी वेंस एक बहुत अच्छा ऑरेटर है। वो किसी भी बात को बहुत सही से डिफेंड कर लेता है मीडिया और पब्लिक के सामने। लेकिन इस बार ट्रंप ने ऐसी डील की है कि जेडी वेंस भी मीडिया और पब्लिक के सामने इस डील को डिफेंड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट के उन वर्ड्स के साथ मैच नहीं हो पा रहे हैं जो अभी 2-3 महीने पहले थे। We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. I'm saying that if other countries have them, it's a little bit unfair for them not to have some. No, we're not talking about any easing of sanctions or giving money. No sanctions, no money, no nothing. It's not our money. It's their money. And we froze it. At a certain point in time, I guess we're going to have to give it back. It truly is regime change. And regime change is an imperative. Now, you talk about regime change. I never cared about regime change. आपको सीधे सीधे बोल देना चाहिए था पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि अमेरिका डील नहीं करेगा, अमेरिका $1 भी नहीं देगा, अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करेगा। अब ये जो पास्ट और प्रेजेंट आपस में मैच नहीं कर रहा है, इसको लेकर डेमोक्रेट्स का कहना है कि यूनाइटेड स्टेट्स की हार तो हुई है, लेकिन हार से भी ज्यादा शर्मनाक थी वो बेइज्जती जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से अमेरिका की पूरी दुनिया में हुई है। We are the winner. We won. Trump, April. The operation is over. Rubio, May. The war is over. Rubio, June. They keep saying it, but it doesn't happen. It's going to get access to its frozen assets. And what is Iran giving up for this? Nothing. Nothing. They're merely reaffirming what they've said before about nuclear weapons. Well, all I've seen is public reporting about it. But the public reporting to me suggests we're giving up an awful lot more to get a lot less than the JCPOA. Donald Trump couldn't explain why he got into this war. Remember, it was going to be about regime change. And now he can't explain how to get out of it.
इस जंग से इसराइल को भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, सबसे ज़्यादा लॉस उसी को हुआ है। एक बार मैं आपको ज़रा बता दूं कि इसराइल को क्या क्या नुकसान हो गए। सबसे पहला नुकसान उसका यही हुआ है कि ईरान का न्यूक्लियर बॉम्ब प्रोग्राम अभी भी पूरी तरह सेफ है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स उसको बंद नहीं करवा पाया। इसराइल यही चाहता था कि अमेरिका उसको बंद करवा दे। इसराइल के बस की तो है नहीं कि वो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म कर दे, तो वो अमेरिका की मदद चाहता था। और एक बात ये भी है कि यूनाइटेड स्टेट्स को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से उतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी इसराइल को है। फिर हिजबुल्लाह सर्वाइव कर चुका है। हिजबुल्लाह पूरी ताकत के साथ कुछ दिनों में वापस आ जाएगा, क्योंकि उसको एक हिसाब यूनाइटेड स्टेट्स की दी हुई प्रोटेक्शन मिल जाएगी, उसका अप्रूवल भी मिल चुका है। एक बार जरा आप हिजबुल्लाह पर जेडी वेंस के स्टेटमेंट सुनो। Yeah, so the Lebanon component, this is about regional peace, right? This is about regional peace. And what that means is we expect Hezbollah is not going to be firing rockets and firing drones at the Israelis. And we also expect that the Israelis are not going to be going wild in Lebanon, right? Both sides have to honor their end of the deal. Now, as you guys know, sometimes these ceasefires are a little messy. फिर उसके मिसाइल प्रोग्राम्स, उसके वेपन प्रोग्राम्स, ये सारी चीज़ें पूरी तरह सेफ हैं। इसराइल ये चाहता था कि यूनाइटेड स्टेट्स ईरान को इतना नुकसान पहुंचा दे कि उसके मिसाइल और वेपन प्रोग्राम्स 10 साल पीछे चले जाए। ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाई हैं। फिर अब क्या हुआ है कि ईरानियन इकोनॉमी कुछ दिनों में बूम करेगी, क्योंकि वो तेल बेच पा रहे हैं और यूनाइटेड स्टेट्स के सैंक्शंस भी हटेंगे। तो जैसे ही ऐसा होगा वो और ज़्यादा पैसा कमाएंगे, और जितना ज़्यादा पैसा होगा उतनी ही ज़्यादा वो अपनी मिलिट्री इंडस्ट्री को इंप्रूव कर पाएंगे, अपने मिसाइल्स को और अपने वेपन प्रोग्राम्स को इंप्रूव कर पाएंगे। फिर उसको इस डील से पूरी तरह बाहर निकाल दिया गया। मतलब इस वक्त जो दो कंट्रीज आपस में बात कर रही हैं वो है ईरान और अमेरिका। इसराइल का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल जीरो है। इसराइल वहां पर जाकर अपने फायदे के लिए अपने पॉइंट्स को ऐड नहीं करवा सकता। ये उसके लिए एक बहुत बड़ी लिमिटेशन हो गई है इस डील में। साथ में अब उसकी कोई गारंटी नहीं बची है सिक्योरिटी की। साथ में यह भी हुआ है कि इस वक्त अगर ये डील पॉसिबल हो गई, देखो डील तो होगी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स बीच बीच में आएंगी, अभी नहीं तो 2 महीने बाद यूनाइटेड स्टेट्स को डील करनी है। ईरान के साथ जंग, उसके पास ऑप्शन है ही नहीं। तो जब भी डील होगी लेबनान को उसमें इंक्लूड किया जाएगा, और लेबनान जब उसमें इंक्लूड रहेगा तो फिर इसराइल लेबनान में अपना फ्रीडम ऑफ एक्शन खो चुका होगा। यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान की डील उसको बाउंड करके रखेगी, और अगर वो इसे तोड़ता है तो रीजन में एक बार फिर से टेंशन होगी। अच्छा, एक और साइड है जिसका इस जंग से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, वो है ईरान के मोनार्किस्ट और लिबरल्स। इन लोगों को ऐसा लगता था कि इस जंग के बाद वहाँ पर हुकूमत बदल जाएगी, फिर हम ईरान को एक नई सोसाइटी में चेंज कर देंगे, एक स्पेशल सोसाइटी। ये लोग टैग तो लेकर घूमते हैं, पर्शियन हेरिटेज, पर्शियन कल्चर, पर्शियन सिविलाइजेशन। इस्लामिक सिस्टम नहीं होना चाहिए, पर्शियन सिविलाइजेशनल स्टेट होनी चाहिए ईरान में। अब सिविलाइजेशनल स्टेट से आप क्या समझ रहे हैं? इनके लिए मीनिंग ऑफ द सिविलाइजेशनल स्टेट बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। उसको समझने के लिए आपको एक एग्जाम्पल से समझना होगा, क्योंकि सीधे मैं अगर आपको बताऊं तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। एक ईरानियन है जो ईरान के अंदर रहता है, वो खुले ख्याल का है, वेस्ट की मूवीज़ देखता है, वहाँ के नॉवेल्स पढ़ता है, और वहाँ की आइडियोलॉजी से, उनकी सोच से, उनके पॉलिटिकल सिस्टम से पूरी तरह मोटिवेट है। और ये फुल ऑफ मोटिवेशन वाला आदमी अपनी सोसाइटी को वैसा बनाना चाहता है। यहाँ पर ईरान में तो वो वाली आज़ादी नहीं मिलेगी, एडल्ट्री की आज़ादी, फॉर्निकेशन की आज़ादी, खुले में शराब पीने की आज़ादी, मॉडेस्टी को ख़त्म करने की आज़ादी, नंगेपन की आज़ादी, ये सब ईरान में पॉसिबल नहीं थी। तो ये किसी तरह भाग के वेस्ट जाता है। वेस्ट में 30-40 साल वही ज़िंदगी जीता है जो ज़िंदगी वो जीना चाहता था। उसके बाद वो वहाँ पर एक माइंडसेट बना लेता है। फिर उसके बच्चे ये माइंडसेट बना लेते हैं कि हम अपनी ज़मीन को उसी तरह कन्वर्ट करेंगे। यानी कुल मिलाकर इस ज़मीन का उस सोच से कोई वास्ता नहीं था, लेकिन फिर भी ये उस सोच को इस ज़मीन पर लागू करना चाहते हैं। ये लोग पूरे वेस्ट में फिरकर ये सेम प्रोपागेंडा कर रहे होते हैं। अच्छा, सिविलाइजेशन का मीनिंग इनके लिए एक और चीज़ में डिफरेंट है। वो ये कि जब भी हम सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो वो डेवलप्ड होती है हज़ारों सालों में, उसमें आप सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं। ईरान में 1450 साल की एक मजबूत इस्लामिक हिस्ट्री है, एक मजबूत इस्लामिक कल्चर है, जिसको कभी भी ईरानियन सोसाइटी से नहीं निकाला जा सकता। अब इनका कहना है कि वो 1450 साल स्किप कर दो। मतलब ईरान को सो कॉल्ड सिविलाइजेशनल स्टेट बनाने की बात कौन कर रहा है? वो लोग जो दूसरी सिविलाइजेशन से हैं, या फिर वो लोग जो उन दूसरी सिविलाइजेशन से मोटिवेट हैं और उनके कल्चर को अडॉप्ट कर चुके हैं। इसीलिए ईरान के लोगों ने इस बार इन्हें रिजेक्ट किया है, क्योंकि इनका डबल स्टैंडर्ड और भी ग्रैंड लेवल पर देखने को मिला है। ईरान के ऊपर बॉम्बिंग्स हो रही थी और ये सारे लोग वेस्ट में बैठकर हंस रहे थे।
और एंजॉय कर रहे थे। हो सकता है कि अगर आप एक देश के अंदर रहते हो, वहाँ बहुत सारे लोग रह रहे हो, बहुत सारे लोगों के अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, उनके पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं। वो अलग बिरादरी का हो सकता है, अलग ज़ात का हो सकता है, अलग एथनिक ग्रुप का हो सकता है, अलग मज़हब का हो सकता है। लेकिन उन सब के बावजूद जब हम एक देश में रहते हैं और हमारे अपने देश के ऊपर बॉम्बिंग्स हो रही हों, लोग मारे जा रहे हों, तो उस पर कोई कैसे हंस सकता है? इससे बड़ा डबल स्टैंडर्ड हो ही नहीं सकता। मतलब इन लोगों को बस वेस्टर्न सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ही चाहिए, इनको उसके साथ चाहिए उन लोगों का कंट्रोल और उनकी अपने खुद के देश के ऊपर सुप्रीमेसी, जिस बात को ईरानियंस ने इस बार पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारी टीएमपी न्यूज़ ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर पर जाएं, टीएमपी न्यूज़ ऐप सर्च करें और इस वाले ऐप को डाउनलोड कर लें। यहां पर आपको लाइव अपडेट्स, आर्टिकल्स, एनालिसिस और न्यूज़ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, वो भी कंप्लीटली फ्री। लेकिन अपने काम को और भी ज़्यादा प्रोफेशनल बनाने के लिए मैंने एक सब्सक्रिप्शन प्लान बनाया जो 1 महीने में एक बार लेना होता है। आप अपने हिसाब से वो सब्सक्रिप्शन प्लान चूज कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना था। वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।